हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टॉपिक गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। इससे पहले बच्चों, जितने भी हमने टॉपिक पढ़े वो वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े या वैद्युत क्षेत्र से संबंधित पढ़े, लेकिन अब यहाँ से हम चुंबक क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या क्या होती हैं, जितनी चीज़ें जैसे हम लोग वैद्युत में पढ़े हैं वैसे चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जितना चीज़ें वैद्युत में थी उससे बहुत छोटा चुंबक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, नंबर उठाने का आपको अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे जो सभी हम लोग जानते हैं, उसके बाद से हम लोग आवेश के बारे में चर्चा करेंगे, गतिमान आवेश के बारे में। लेकिन उससे पहले हम लोग चर्चा करेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, क्योंकि ये हम लोग नॉर्मली जानते हैं। हम लोग बचपन से ही दो चुंबक लेके आपस में खेलते रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र। अब जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कहते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये क्या होता है। तो सिंपल सा बच्चों, देखिए जब हम चुंबक खेलते थे बचपन में तो एक लाते थे दूसरा भागता था, वो जितनी भी घटनाएं होती थी वो तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट आता है चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या होता है कि किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, याद रखिएगा, किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय सुई लाने पर वह सुई अपने ऊपर एक बल आघूर्ण का अनुभव करती है और एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। जैसे कि समझिएगा एक चुंबकीय सुई होती है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है, तो इस चुंबक के चारों ओर जहां जहां हम चुंबकीय सुई लेके आ रहे हैं और जहां वो विक्षेपित होती जा रही है, अर्थात क्या है कि इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र यहां तक है। हम देखिए जैसे जैसे पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे चुंबक के पास लाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। कैसे सर पता चलेगा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा विक्षेपित होने लगेगी और जैसे जैसे हम लोग दूर जाएंगे चुंबकीय सुई कम विक्षेपित होगी, जिससे कि हमें पता चलेगा कि चुंबकीय जो सुई है चुंबकीय क्षेत्र का मान कब घट और बढ़ रहा है। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। इसके बाद मेन इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग स्टार्ट करेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ये तो सिंपली एक परिभाषा है। क्या लिखेंगे कि किसी चुंबक के चारों ओर किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर सुई अपने ऊपर चुंबकीय सुई को वह किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है, जिससे वो विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। उस क्षेत्र को निश्चित दिशा में ठहर जाती है, उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्षेत्र कहते
ठीक है, या वो उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो किसी चुंबक के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को ले जाने पर उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है जिससे वो विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसको आप चाहें तो अपनी प्रकार से, अब देखिए जो मैं लिखा हुआ हूँ अपने से ही बनाकर लिखा हुआ हूँ। किसी भी चीज़ को क्लास 12 के बच्चे के डिफिनीशन कोई नहीं चेक करता। चेक क्या की जाती है, तो ये पॉइंट कि किसी चुंबक के चारों स्थित वह क्षेत्र जिसमें हम क्या ले गए, किसी चुंबकीय सुई को ले गए और वो विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में ठहर रही है। बस आपको इतना पॉइंट आपके में होना चाहिए, ठीक है। उसे चुंबक का क्या कहते हैं, उसे चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये तो बात हो गई चुंबकीय क्षेत्र की। और एक बात और याद कर लीजिएगा, जैसे हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ई से डिनोट करते थे, वैसे ही हम लोग चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं। वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, वैसे ही सर चुंबकीय क्षेत्र को बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई। चलिए अब ये तो भाई सिंपल सा था। अब आया चीज इंटरेस्टिंग, जिससे हमें मिलेगा कुछ नया सीखने को। भाई आप लिखा कीजिए, मैं कहता हूँ मेरे साथ साथ ही लिख लिया कीजिए, ठीक है। अब मैं रुकने के लिए आप लोगों को दूंगा नहीं आधा घंटा कि आप लोग लिखिए, तो मेरे साथ साथ ही जब मैं लिखवाता हूँ तो लिखा कीजिए। जो बच्चे अपना नोट्स खुद प्रिपेयर करते हैं अच्छी बात है, अपने साथ मेरे साथ साथ लिखेंगे तो उससे अच्छा कुछ है नहीं, अच्छी बात नहीं, उससे अच्छा कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए, अब जो टॉपिक आती है अब यहाँ पे आती है। देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये आवेश है। मान लीजिए आवेश Q है और यही आवेश यहाँ पर भी Q है। दोनों आवेश क्या है, एक ही आवेश है, ठीक है। जब यही आवेश Q, जब मान लीजिए यही है Q आवेश, ठीक है, यहाँ पर है, जब यही आवेश बस यहीं पर बैठा रह जाता है, ठीक है, यहीं पर बैठा रह जाता है, यहीं पर स्थिर रहता है, यहीं पर क्या रहता है, यहीं पर स्थिर रहता है, कहीं चलता डुलता नहीं, मतलब एक मूर्ति के समान है। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी की ही हम लोग मूर्ति बनाए हुए हैं, या किसी की भी मान लीजिए मूर्ति बनी हुई है, तो वो मूर्ति क्या है, उसी स्थान पे बैठी हुई है, उसी स्थान पर वो चल नहीं रही है, स्थिर है, ठीक है सर। तो ये जो आवेश रहेगा ये क्या निकालेगा सर, ये वैद्युत क्षेत्र निकालेगा। इस आवेश से क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। इस आवेश से क्या निकलता है, ये कौन सा, ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये आवेश, स्थिर आवेश यानी कि जिसे हम बिंदु आवेश कहते थे, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है सर। लेकिन अगर मान लीजिए जिनकी भी आप प्रतिमा माने थे वो जिंदा है, तो वो एक ही स्थान पर स्थिर होंगे नहीं, वो चल रहे होंगे। तो जब यही आवेश चलेगा, जब यही आवेश गति करेगा, दूर 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 दूर, जब ये आवेश गति करेगा तब ये क्या उत्पन्न करेगा, तब ये दौड़ते समय, गति करते समय ये उत्पन्न करेगा चुंबकीय क्षेत्र। अब जो ये उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जब ये दौड़ेगा तो ये क्या उत्पन्न करेगा, ये चुंबकीय क्षेत्र प्रयोग करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं गतिशील आवेश। गति की अवस्था में क्या उत्पन्न कर रहा है सर, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। याद रख लीजिए, एक पॉइंट एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। इसको और हम लोग क्या बोलते हैं, इसको सर हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं गतिमान आवेश, और इसी को बोलते हैं हम लोग बिंदु आवेश, ठीक है। तो जो बिंदु आवेश था, जो स्थिर आवेश था, जो हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, तो यानी कि पिछले हम जितनी भी चीजों के बारे में पढ़े उसमें भी तो हम आवेश से ही संबंध पढ़े थे। लेकिन वहां पर कंडीशन क्या थी कि वहां पर वो आवेश हिल नहीं सकता था, वो आवेश स्थिर अवस्था में था, मूर्ति की अवस्था में था, वो बिंदु आवेश था, इसलिए वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता था। लेकिन अब हमने बोला भाई, हमने लीजिए हम आवेश को जिंदा कर दिए, अब आवेश दौड़ पाएगा। जब आवेश दौड़ना प्रारंभ कर देता है तब देखा जाता है कि जब ये तो दौड़ रहा है, जब ये चल रहा है, तब तो ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, तब ये क्या उत्पन्न कर रहा है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो एक बात अब यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा, एक बात यहाँ पे नोट बना के लिख लीजिएगा कि बिंदु आवेश
ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा स्थिर, ताकि याद रहेगा। बिंदु आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जबकि केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं तथा गतिमान आवेश केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अब कुछ बच्चे अगर ध्यान देंगे तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, एक शब्द केवल। तो क्या सर कुछ कभी दोनों एक साथ भी उत्पन्न होंगे क्या? तो जी बिल्कुल। पहले आपने पढ़ा बिंदु आवेश, फिर आप पढ़ रहे हैं गतिमान आवेश, फिर आप वो पढ़ेंगे कि जिनमें दोनों होंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी और वैद्युत क्षेत्र भी। तो धीरे धीरे हम पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ से लिख लीजिएगा कि बिंदु आवेश केवल क्या उत्पन्न करते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। ये एक पॉइंट तो आपका हो गया। ठीक है सर। अब सर हमें ये बताइए कि ये जो आपका आवेश है, गतिमान आवेश जिसे आप बोल रहे हैं, ये कैसे पता चला? तो भाई इसके पीछे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक का हाथ था। मैं इनके बाद भी ये आपको बता सकता था, लेकिन ये पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया। अब इसी को बताने वाले का नाम था ऑस्ट्रेड, जिन्हें हम पढ़ते हैं ऑस्ट्रेड के प्रयोग के थ्रू। तो ये सफल नहीं हो पाए थे। ऑस्ट्रेड जो थे वो सफल नहीं हो पाए थे। किस चीज में सफल नहीं हो पाए थे सर? इन्होंने ये तो बता दिया था ऑस्ट्रेड का प्रयोग। देखिए ये जो वैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रेड, इन्होंने ये तो बता दिया कि जो गतिमान आवेश होता है ये क्या करता है? ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये इन्हीं ने बताया था। सबसे पहली बार इन्हीं ने ही बताया था कि जो गतिमान आवेश होता है वो क्या उत्पन्न करता है? वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। कैसे इन्होंने पता लगाया, कैसे बताया? तो देखिए इसके बारे में मैं अपनी इनकी चर्चाएं आपके सामने रखता हूं। देखिए बात कुछ और है, मैं आपको रियलिटी के साथ बता रहा हूं। पहले एक आपको इनके पीछे की कहानी सुना देता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये प्रयोग, पहले फिगर बना लो तब कहानी सुनाओ, पहले सुन लीजिए। इन्होंने एक लेबोरेटरी में थे और लेबोरेटरी में काम कर रहे थे। अपने लैब में अपना भाई ये कुछ काम कर रहे थे और कुछ प्रयोग कर रहे थे और वो इस प्रयोग में विफल हो गए। कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो वो उस प्रयोग में विफल हो गए और वो चुंबकीय सुई से रिलेटेड कुछ प्रयोग कर रहे थे। इनका सर घुमा, जैसा कि हम लोग के साथ भी नॉर्मली होता है। हम लोग कुछ चीज़ पढ़ते हैं, करते हैं, कुछ बनाते हैं, नहीं बन पाता है तो उसे लेकर हम फेंक देते हैं। इन्होंने भी ठीक ऐसा ही किया। ये कहानी अब सत्य है कि असत्य है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने भी कहानी सुनी हुई थी। हमारे भी अध्यापक ने ये चीज़ बताई थी कि शायद यही हुआ था। जैसे हम न्यूटन के कहते हैं ना फल गिरा, कोई प्रूफ तो है नहीं वहाँ पे सेव गिरा कि नहीं गिरा। तो ऐसे ही कहा जाता है कि जब ये प्रयोग कर रहे थे तो ये गुस्से में आए, ये प्रयोग इनका जब असफल हुआ तो और इन्होंने चुंबकीय सुई उठाई और लेबोरेटरी में ही अपने फेंक दी। जैसे ही इनकी चुंबकीय सुई एक धारावाही विद्युतीय तार के पास जाकर गिरी, उसमें विक्षेप होने लगा। इन्होंने देखा कि ये तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया, ये कैसे विक्षेप हो सकता है? जब ये विक्षेप हो गया तो इन्होंने अब उसके पीछे पड़ गए। अब जो प्रयोग कर रहे थे इन्होंने छोड़ दिया। अब इनको मिल गया एक नया एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक नई चीज की खोज कर दी। तो ये खोज माने जाते हैं कि अनजाने में हुए हैं और वास्तविकता माने तो फिजिक्स के ऐसे हम कह सकते हैं 90% ऐसे खोज हैं जिनको लोग कहते हैं कि जो गलती से ही हुए थे। चलिए तो देखिए क्या इन्होंने प्रयोग किया था। तो इन्होंने प्रयोग किया कि देखिए ये क्या था? एक परिपथ था और इस परिपथ में एक कुंजी लगी हुई थी। ठीक है, ये परिपथ हो गया और ये हो गया आपका बैटरी, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। और इससे रेड मार्कर है, चलिए ऐसे ही बता देता हूँ। इससे इन्होंने, मुझे ये ले लेता हूँ, आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि आवश्यकता पड़ रही है, हम मिलेगा ही नहीं, कह रहे ना आवश्यकता जब पड़ती है किसी चीज़ की ना। चलिए लग रहा है कि हमें ब्लैक से ही धारा मिल गया। चलिए
ये देखिए, अब यहाँ पे यहाँ से धारा बही आई, ठीक है, फिर यहाँ भी धारा बहेगी आई, और यही आई यहाँ तक निकल गई, सॉरी यही आई यहाँ तक क्या हुई, निकल गई। ठीक है सर, चीजें समझ में आ रही हैं। जब ये ऑस्टेड क्या करते हैं कि एक चुंबकीय सुई को लेते हैं। अब चुंबकीय सुई कैसी थी, चुंबकीय सुई देखिए, अब जब परिपथ बंद था, ठीक है, पहला स्टेप देखिए, ये तो पहला फिगर बना दिया हम वहाँ पे ना, हम 3 फिगर हमें यहाँ पे बनाना है, तो चलिए ये तो इरेज नहीं करेंगे, देखिए 3 फिगर हम बना दे रहे हैं। ये देखिए, इस समय परिपथ की जो कुंजी थी वो बंद थी, परिपथ की जो कुंजी थी वो बंद थी, तो इस समय परिपथ में कोई धारा नहीं बह रहा था। ठीक है सर, तो इस समय जब परिपथ में कोई धारा नहीं बह रहा था, तो ये एक चुंबकीय सुई को लेते हैं, कौन लेते हैं, ऑस्टेड सर। कौन लेके आते हैं चुंबकीय सुई को पास, तो ऑस्टेड सर लेके आते हैं। जब ये चुंबकीय सुई को यहाँ पे लाते हैं, कब लाते हैं, जब इन्होंने कहते हैं कि वो गलती हो गई, उसके बाद से इन्होंने जब चेक करना स्टार्ट किया, तब उस स्थिति की ये बात हो रही है। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक बनाया मैंने, चलिए ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल चुंबकीय सुई पे है, तो चुंबकीय सुई पर नॉर्थ साउथ तो रहेंगे ही सर, चुंबकीय सुई पर नॉर्थ साउथ तो रहेंगे ही। ये इसमें थोड़ा सा कलाकारी कर देता हूँ, यहाँ पे लिख दीजिए नॉर्थ और साउथ को करिए बाहर, और नॉर्थ वालों को कर दीजिए पेंट, तब थोड़ा सा आपको बुक जैसी क्लियरिटी मिलेगी। चलिए, तो ये था नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। अब जब ये इस चुंबकीय सुई को इस परिपथ के पास लाते हैं, कब, जबकि कुंजी बंद थी, तो ये देखते हैं कि इसमें तो कुछ विक्षेप हो ही नहीं रहा है, जिसमें तो कुछ विक्षेप हो ही नहीं रहा है। फिर अब ये सोचते हैं कि भाई जब हमने फेंका था गलती से तब तो विक्षेप हो गया, लेकिन इस समय तो विक्षेप हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने चेक किया कि क्या था कि उस समय परिपथ में स्विच बंद था, जब कुंजी बंद थी तो कोई विक्षेप नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। तब भाई थे तो वो साइंटिस्ट ही, तब उन्होंने फिर कुंजी को ऑन किया, और कुंजी को जब ऑन किया उन्होंने, जब उन्होंने कुंजी को ऑन किया तो उन्होंने देखा कि ये तो आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ, जो नॉर्थ, सॉरी थोड़ा सा और झुका देना, और थोड़ा सा झुकाओ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर दोनों तो सेम ही है। देखिए अब ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि ये देखिए, आप नॉर्थ वाला देखेंगे वैसा ही है, नॉर्थ वाली सुई देखिए उसी प्रकार है, लेकिन साउथ वाली जो सुई है वो झुक गई। साउथ वाली जो सुई है परिपथ में धारा बहने के बाद वो झुक गई, यानी कि इसमें विक्षेप हो गया। मैं 3D नहीं बना पा रहा हूं, उसके लिए आपसे माफी चाहूंगा। साउथ वाली सुई में विक्षेप हो गया। थोड़ा क्लियर बनाने का प्रयास करूं। देखिए ये क्या हुआ कि ऐसे, हाँ अब देखिए एकदम करेक्ट बना। ये देखिए ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। आप लोग देख रहे होंगे कि साउथ वाली सुई में विक्षेप हो गया। जब इन्होंने परिपथ में धारा बहाई तो साउथ वाली सुई में विक्षेप हो गया। अब भाई ये ठहरे साइंटिस्ट आदमी, साइंटिस्ट को होती है समस्याएं, खुजली काटती रहती है ना। अब जब इन्होंने ये चेक किया तो भाई खुरापाती दिमाग, उन्होंने सोचा क्यों ना अब इसको पलट के देख ले, क्यों ना बैटरी को पलट दे। तो बैटरी को पलटने से, सेल को पलटने से क्या हो जाएगा सर, सेल को पलटने से हो जाएगा वैद्युत धारा विपरीत दिशा में बहने लगेगी। तो उन्होंने बोला चलिए एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो जब तीसरा कंडीशन उन्होंने अपनाया तो उन्होंने क्या किया, बैटरी को, सेल की दिशा को ही पलट दी, मतलब धारा की दिशा को ही उन्होंने पलट दी। इस स्थिति में ये धनात्मक, ये ऋणात्मक, यहाँ पर फिर एक कुंजी, और फिर उन्होंने कुंजी को ऑन किया। जैसे ही उन्होंने कुंजी को ऑन किया तो धारा अब ऐसे बहने लगी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सुई को इसी प्रकार रखा जैसा कि उन्होंने पहले रखा था। तो इस बार उन्हें परिणाम कुछ अलग मिला। इस बार मिला कि जो नॉर्थ सुई थी उसमें विक्षेप हो गया। जो नॉर्थ सुई थी उसमें विक्षेप हो गया। इस बार नॉर्थ सुई में विक्षेप हो गया। तो ये 3 कंडीशन ये पाए, ये 3 कंडीशन पाए। और उसके बाद इन्होंने बताया कि जो
गतिमान आवेश होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि धारा क्या होती है, वैद्युत धारा गतिमान आवेश ही होती है। आवेश जब चलते, आवेशों के गति को ही धारा, वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो धारा क्या होती है, गतिमान आवेश होते हैं। तो उन्होंने पाया कि जब हम गतिमान आवेश के निकट चुंबकीय क्षेत्र ले जाते हैं, चुंबकीय सुई ले जाते हैं, तो उसमें विक्षेपित हो जाता है। अर्थात इसका अर्थ ये है कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ के आ रहे हैं अभी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मैंने पहले आपको बताया था ना, जो गतिमान आवेश हैं क्या उत्पन्न करते हैं, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। फिर इन्होंने बदला, तब भी इन्होंने पाया कि ये क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मतलब धारा की दिशा से मतलब नहीं है, दोनों अवस्था में चुंबकीय क्षेत्र तो हो ही रहे हैं। अब दिशा अलग है, वो बात की बात है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन दोनों स्थिति में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन जब बंद था तो कोई भी विक्षेप नहीं था, अर्थात इस स्थिति में कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। तो ये प्रयोग किया ऑस्टेड ने। तो सबसे पहले ऑस्टेड ने ही बताया कि जो गतिमान आवेश था वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन ये एक प्रायोगिक मान देने में असफल रहे। कितना उत्पन्न करता है, कितना आवेश कितना उत्पन्न करेगा, ये बताने में जो ऑस्टेड सर थे वो क्या रहे, वे विफल रहे। अच्छा, अब आप लोगों को बुक में फिगर अगर ऑस्टेड का प्रयोग आ जाता है और आप लोगों को बताना होगा, तो आप लोग कैसे बताएंगे, यहाँ से धारा आ रही है, जिधर धारा आएगी, जिधर की दिशा से धारा आएगी उधर वाला नीचे झुक जाएगा। ठीक है, तो इसका सुई की दिशा आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए, ऐसे आ रहा है तो साउथ वाला झुक गया, जब ऐसे आ रहा है तो नॉर्थ वाला झुक गया। याद रखिएगा, धारा की दिशा जिस पर गिरेगी वो झुक जाएगा, यानी कि उसमें विक्षेप हो जाएगा। ठीक है सर। अब ऑस्टेड का प्रयोग लिखने को आ गया, तो आप कैसे लिखेंगे, ऑस्टेड के प्रयोग में लिखेंगे कि इन्होंने एक वैद्युत परिपथ लिया, जिसमें उन्होंने एक सेल लगाया तथा उसमें एक कुंजी लगाई। जब ये वैद्युत परिपथ की कुंजी बंद थी, तब ये एक चुंबकीय सुई को वैद्युत परिपथ के पास लेके जाते हैं, तो देखते हैं कि उसमें कोई विक्षेप नहीं होता है। फिर उन्होंने दोबारा कुंजी को चालू कर दिया, जिससे कि कुंजी को प्रारंभ कर दिया, जिससे कि परिपथ में वैद्युत धारा बहने लगी। इस स्थिति में ये जब चुंबकीय सुई को वैद्युत परिपथ के पास ले गए तो चुंबकीय सुई में विक्षेप हो गया। इसके उपरांत इन्होंने फिर वैद्युत सेल की, यानी कि वैद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दी। इन्होंने पुनः वैद्युत धारा की दिशा को परिवर्तित कर दी, और उसके पश्चात जब ये चुंबकीय सुई को वैद्युत परिपथ के निकट लेके गए, तो इस बार वैद्युत परिपथ में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में था। इस बार वैद्युत परिपथ में विक्षेप पहले की विपरीत दिशा में। तो जब उन्होंने वैद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित की, तो उन्होंने देखा कि जो सुई चुंबकीय सुई में विक्षेप था वो क्या था सर, चुंबकीय सुई में जो विक्षेप था वो विपरीत दिशा में था। जो चुंबकीय सुई में विक्षेप था वो विपरीत दिशा में था। अब इतना लिखने के पश्चात आप लोग क्या लिखेंगे, आप लोग निष्कर्ष निकालेंगे। कैसे सर निष्कर्ष निकालेंगे, तो देखिए, अब आप लोग वहाँ से ब्लैक पेन लेंगे और वहाँ से लिखना चालू करेंगे। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग का निष्कर्ष यह निकाला कि जो गतिमान आवेश होते हैं, ऑस्टेड ने अपने प्रयोग का निष्कर्ष यह निकाला कि जो गतिमान आवेश होते हैं वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जो गतिमान आवेश होते हैं वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इसको मैं लिख देता हूं कि ऑस्टेड ने अपने प्रयोग का, बस एग्जामिनर इतना देखेगा और आपको मार्क्स दे देगा। ऑस्टेड, और ये फिगर बनना होना चाहिए, ठीक है, फिगर बना होना चाहिए, और जो मैंने बताया वो लिख दीजिएगा। उसमें थोड़ा गलत लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ऑस्टेड ने अपने प्रयोग का यह निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। गतिमान आवेश क्या करते हैं सर, गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। यह निष्कर्ष निकालने वाले कौन थे, यह निष्कर्ष निकालने वाले सर्वप्रथम यह बताने वाले ऑस्टेड थे। लेकिन असफलता बच्चों इनकी ये थी कि ये एक उसकी क्वांटिटी नहीं बता सके। इसे कहते हैं मैथमेटिकल टर्म कि भाई कितना आवेश कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है तो ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उनका कहना है कि गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, तो मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रहा है और इसके पास हम सुई ले जा रहे हैं तो विक्षेपित हो रहा है, और 15 एम्पियर वाले में ज़्यादा विक्षेपित हो रहा है। तो ये बताइए आप हमको कि ये कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ये बताने में ऑस्टेड सर
असफल रहे, ये बताने में ऑस्टेड असफल रहे। तो इसके पश्चात 1820 में बच्चों बायो तथा सेवर्ट आए। बायो तथा सेवर्ट दो अलग अलग वैज्ञानिक हैं, एक मत समझिएगा, बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक आए और उन्होंने किसी चालक में बहने वाली वैद्युत धारा से उससे दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला बताया, जिसे हम बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बायो सेवर्ट के नियम के नाम से जानते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम बच्चों। चलिए बहुत अच्छे से डीपली से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग एक बच्चे डरते हैं, तो देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूं, आप लोगों को थोड़ा सा 12th के बच्चे आप लोग हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को अधिक थोड़ा सा रटने पे ध्यान देना होगा। मतलब 10% बस 10 क्या 5% रटने पे ध्यान दीजिए कि जो परिभाषा हम रटना है रट ले रहे हैं, लेकिन 95% बच्चों समझने पे ध्यान दीजिए, वरना आपकी नैया पार नहीं लग पाएगी। अगर रट रटा के मेहनत करके पार भी लग गई तो फिर आपको आगे समस्याएं हो जाएंगी। तो चलिए, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को हम लोग बोलते हैं सर बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम, अगर आपसे पेपर में पूछेगा कि बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है तो आपको यही नियम बताया होगा। अब देखिए, इन्होंने जब नियम दिया तो क्या ऐसे ही दे दिए होंगे? उसको इन्होंने प्रूव किया होगा। पहले बहुत सारे इन्होंने प्रयोग किए, ठीक है। इन्होंने धारावाही चालक, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है बायो सेवर्ट के नियम में, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इन्होंने धारावाही चालक से, बायो तथा सेवर्ट ने 1820 में धारावाही, ऑस्टेड के बताए जाने के पश्चात बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों पर विभिन्न प्रयोग किए और विभिन्न प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, ठीक है। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लिखेंगे। बायो सेवर्ट का नियम मैं लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई क्या है? ये कोई धारावाही चालक तार है। कोई धारावाही, ये क्या है? कोई धारावाही चालक तार है जिसमें धारा आई बह रही है। इसमें धारा क्या हो रही है? इसमें आई धारा बह रही है। थोड़ा सा उधर मैं बनाता हूँ तब आप लोगों को क्लियरिटी से समझ में आएगा। ये देखिए, ये बच्चों ये क्या है सर? ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें मान लीजिए हम ये लंबाई ले रहे हैं। इसमें जो धारा है, पहले धारा ले लीजिए, इसमें धारा आई बह रही है, ठीक है सर। अब इसमें हम एक छोटी सी लंबाई ले रहे हैं डेल्टा एल, सॉरी DL ले लीजिए, डेल्टा एल मत लीजिए, DL ले लीजिए, क्योंकि हम लोग DL बहुत प्रसिद्ध है। छोटे को वही डेल्टा एल कहिए या DL कहिए, उसी को DL कहते हैं। तब इसकी पूरी लंबाई मान लीजिए कि L है, इसमें छोटी सी लंबाई क्या है? DL, ठीक है। अब मान लीजिए इस तार से, इस लंबाई से हम इस दूरी पर बिंदु P ले लीजिए। बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप इसको मिला दीजिए। इसको मिलाने के बाद इसमें जो कोण बनता है, माना कि ये कोण क्या है? थीटा है, और इससे ये दूरी कितनी है? R है। इतनी सारी चीज़ें सबसे पहले आपको आनी, फिगर बनाना आ जाना चाहिए। क्या है ये एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। इसमें एक छोटी सी दूरी हमने ले ली, छोटी इसकी छोटी सी लंबाई ले ली DL। कौन सी लंबाई ली हमने? DL। अब इस DL से बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र याद करना है। तो मान लेते हैं इससे कुछ दूरी पर, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिसको मिलाने पर यह तार के साथ थीटा कोण बना रही है। अब देखिएगा इधर कि धारावाही चालक के कारण
धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बायो तथा सेवर्ट ने एक नियम दिया जिसे हम बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। फिर इसके अनुसार अब इसके अनुसार हम क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र ही ना भाई, ये निकालेंगे और क्या निकाल के देंगे? जी सर बिल्कुल, चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो इसके अनुसार जो चुंबकीय क्षेत्र है, अब मान लीजिए लघु तार हमने लिया dl, तो इसके कारण क्या उत्पन्न होगा? लघु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो मान लीजिए इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो db उत्पन्न हो रहा है। तो इसके अनुसार पहला पॉइंट डालिएगा, ऐसी बिंदी कर दीजिएगा। इसके अनुसार लघु अवयव, पहले देखिए आप यहां पर लिख लेंगे कि माना एक तार की लंबाई l है जिसमें धारा I बह रही है, जिसके अनुसार, ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे माना एक तार की लंबाई l है जिसमें धारा I बह रही है तथा उससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिससे मिलाने पर तार लघु अवयव बिंदु P, लघु अवयव एव बिंदु के बीच का कोण थीटा है। उसके बाद लिखेंगे कि लघु अवयव dl तथा लघु अवयव dl जिसके अनुसार लघु अवयव dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB मैंने अभी बताया ना, B से रिप्रेजेंट करते हैं dB, उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि बच्चों जो dB है वो अनुक्रमानुपाती है dl के। पहला पॉइंट हमारा ये आया कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा, चाहे उस तार की लंबाई कितनी भी हो। यहाँ पर हमने छोटी दूरी ली है, ये बड़ा भी होगा तो चुंबकीय क्षेत्र बड़ा होता जाएगा। तो दूरी कुछ भी हो, वो उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। सबसे पहली बात क्या है कि वो उस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। उस धारावाही तार से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उस तार की लंबाई की क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट फिर ये लिखेंगे लघु अवयव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, फिर लिखेंगे क्या? इतना लिखेंगे आप। फिर चुंबकीय क्षेत्र dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा dl द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, डायरेक्ट dB लिख रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र उसमें चुंबकीय क्षेत्र dB तार dl में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इंक है क्या भाई? इंक खत्म हो गया।
ठीक है, यह चलिए इसी से काम चला लेंगे, नहीं हो पा रहा है बाद में भर लेंगे। डीएल द्वारा उत्पन्न, मैं इतना लिख सकता, डी तार में बहने वाली, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए ना, डायरेक्ट लिखिए यहाँ, वही चीज़ रहेगा। यह थोड़ा डीएल डीबी लिख दिया था ना मैंने। यह का मतलब क्या हुआ? चुंबकीय क्षेत्र। यह चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि सर जो आप डीबी है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यह बिंदु P से चालक की लघु लंबाई मत लिखिए। यह बिंदु P से चालक को मिलाने पर बने कोण क्या बना है? थीटा। बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा सर? डीवी जो है वो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। ज्या मतलब साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो गया। और एक पॉइंट आएगा, अब आखिरी पॉइंट यही है, इसको भी लिख लीजिएगा। यह चालक से दूर स्थित बिंदु, यह चालक से दूर नहीं, यह चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी के, यह चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, बस खत्म। यानी कि सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जो dB है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। यह चालक तथा बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे वर्ग छूट गया बच्चों, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्ग क्या होता है सर जी? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है इनका नियम। यही है क्या? यही है इनका नियम। अब सभी नियमों को एक में संयोज दीजिए। सभी को एक में अगर हम बना देते हैं तो क्या हो जाएगा सर? सभी को अगर एक में बना दें तो हो जाएगा DB, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ इधर कर देता हूँ। सभी को अगर एक में संयोग दिया जाए तो क्या हो जाएगा सर? DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I DL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। यही चीज आएगा ना अगर सबको मिला दिया जाए तो। देखिए I DL अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा भी अनुक्रमानुपाती है और R स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहां से जब हम किसी अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है और यहां पे कांस्टेंट आएगा बच्चों म्यू अपॉन में 4 पाई I DL साइन थीटा अपॉन में R स्क्वायर। लिख लीजिएगा, यही है आपका, ठीक है बच्चा, यही है आपका चुंबकीय क्षेत्र का नियम। और इसी के साथ आपका ये पाठ आपका मतलब ये लेक्चर बच्चों समाप्त हो गया। यही है इनका बायो तथा सेवर्ट का नियम और यही है म्यू बराबर आई DL साइन थीटा। यहाँ पे लिख लीजिएगा बच्चों, अगर लिखना चाहेंगे तो म्यू बराबर 4 पाई की जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट है। म्यू बराबर 4 पाई बराबर नियतांक और इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -7।
इसकी वैल्यू क्या होती है सर 10 के पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, लिख लीजिएगा इसको भी, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसका मान होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज के नियम में आपने पढ़ा बायो-सेवर्ट का नियम, और ये बायो-सेवर्ट का नियम लिख लीजिए, 100% आपके पेपर में आएगा, ये पूछा जाता है, 100% इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।